दिल्ली का क्या कसूर चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि क्या वाकई कोई हल निकलता दिखाई दे रहा है। हर कोई इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में एमसीडी के चुनाव हैं और आप देखिए एमसीडी के चुनाव होंगे तो फला पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हम वहां पर आ जाएंगे, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर आप पार्टी या आप पार्टी के नेता वहां पर आ जाएंगे तो फिर बजट कौन देगा? क्या वाकई आप सरकार बजट दे सकती है, सैलरी दे सकती है? क्योंकि बहुत सारा सहयोग या बहुत ज्यादा सहयोग केंद्र भी देता है, उस स्थिति क्या होगी। लेकिन जो बात गुप्ता जी उठा रहे थे कि चौथा जो वित्त आयोग है अगर उसकी सिफारिशों को लागू कर दिया जाए तो यह परेशानी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। राजेंद्र जी, मैं आपको जानना चाहता हूं राजेंद्र जी कि तमाम तरह की बातें आपने पहले भी सरकार के सामने रखी थी, सरकार को इस पर चेतावनी भी दी थी, इससे पहले भी आपने हड़ताल की थी, कई दिनों की हड़ताल थी। उस वक्त क्या सरकार से आपकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी? सरकार के सामने आपने इस तरह की कोई चर्चा नहीं की थी कि अगर आप नहीं माने तो हम ये स्थिति पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? हमारा एक मोर्चा बना था जिस मोर्चे के अंदर 28 यूनियन थी जी। 28 यूनियनों ने 105 दिन सिविक सेंटर के सामने धरना रखा। धरने में हमने चेतावनी भी दी कि हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे बकाया एरियर है, मेडिकल कैशलेस कार्ड है और हमारी तनख्वाह का भी विषय था जी। जिसके अंदर हमारी हड़ताल भी चली और जिसमें 1100 करोड़ के लिए दिया गया था कि हम 1100 करोड़ दे देंगे और हड़ताल समाप्त कर लो, लेकिन जनवरी में देंगे जी। तो उस वक्त दिवाली का समय था और अब बिल्कुल हमारे यूनियन जितने संगठन थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दिवाली के जैसे मौके पर दिल्ली के अंदर गंदगी हो। तो इसे देखते हुए हमने हड़ताल वापस ली थी और उसके बाद दोनों सरकारों को सोच लेना चाहिए था कि हमें आगे कोई भी परेशानी ना हो, हमारा वेतन समय पर आ जाए और हमारे विचारों पर किसी ने भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। राजेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जैसे आप पार्टी को लेकर नाराजगी आपके लोगों में दिखाई दे रही है, आप कचरा आप पार्टी के लोगों पर भी फेंक रहे हैं। डीडीए के पास आपका इतना फंड है, आपने शहरी विकास मंत्री के घर के बाहर तो कचरा नहीं फेंका। हमारा जो सर, हम सब पे विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे सिसोदिया जी कह रहे थे कि भाई हम साफ करा देंगे, तो आप हल नहीं ढूंढेंगे, हल नहीं ढूंढ रहे आप तो सिर्फ हमारी हड़ताल को और हमारी इस मुहिम को आप मतलब खराब बताना चाहते हैं कि मतलब ये गलत है, तो ये कर रहे हैं। और डीडीए से जो पैसा लेगा तो वो हमारा निगम लेगा, निगम ले, ऋचा जी, दिल्ली सरकार ले। हेलो ऋचा जी। जी, देखिए यहाँ दो तीन चीजें हैं। हरिशंकर गुप्ता जी ने जो कांग्रेस के हैं जी, हेलो जी जी, बताएं बताएं, आपकी आवाज आ रही है। मैं बोल सकती हूँ जी जी। हरिशंकर गुप्ता जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पे बहुत सारे इस वक्त बहुत सारे इल्जाम लगाए। इल्जाम नहीं लगाए, मैंने सच्चाई बताई। चाहूंगी कि ये जो एमसीडी की हालत ऋचा जी, मैंने इल्जाम नहीं लगाए, सच्चाई बताई है मैंने। क्या ये आम आदमी पार्टी ने की? क्या ये आम आदमी पार्टी की देन है या कांग्रेस की कुनीतियों का ये है कि जो आज तक एमसीडी इसको ढो रही है? सबसे पहले ये। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि एमसीडी ने ये कहा है, कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया है कि 31 दिसंबर 2015 तक की वे सारी तनख्वाहें दे चुके हैं। तो वो क्या करना चाह रहे हैं? जो हमारे लोग हैं इस वक्त यूनियन से जो हैं अभी तक हड़ताल पे बैठे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है कि वो जो कह रहे हैं और जो एक्चुअली वो कोर्ट में प्रस्तुत किया है, किसमें झूठ है किसमें सच है, ये एक आपके जांच का भी विषय है और सोचना भी चाहिए जी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ग्रांट से नहीं आ सकता। परमानेंट सोल्यूशन आता है आपको इंटरनल रेवेन्यू सोर्सेस को एनकरेज करना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देखिए, ईस्ट एमसीडी का जो एडवर्टीजमेंट से इनकम आता है वो 12 करोड़ के करीब आता है। एक अगर आप जो क्या केवल 12 ही होर्डिंग लगे पूरी ईस्ट एमसीडी में? ऐसा तो नहीं है। अगर आप अपने नोएडा से यहाँ आके देखेंगे तो चारों तरफ होर्डिंग ही होर्डिंग आपको इस रैली में दिखाई देंगे। जी, मैं एक बात कहता हूँ, पता नहीं आप लोगों को, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैंने एक बड़ा मौलिक प्रश्न यहाँ पर उठाया था और आप लोग शायद जो लिख कर लेके आते हैं उसी पे ही अटक जाते हैं, उसके आगे पीछे नहीं देखते हैं। मैंने ये कहा था कि आप सैलरी की बात ना करो, आप सैलरी इज ए वेरी माइनर स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द होल सिनेरियो।
मैंने आपसे कहा कि आप दिल्ली फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है, आप मुझे ये बताइए, फाइनेंस कमीशन दिल्ली का कौन बनाता है? देखिए, कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ हुआ है वो अभी इसलिए देखिए, हुआ अब है कि आप सुनते अब आप नहीं। राजनीति करने लगेंगे। अगर आप सुनेंगे, अरे आपको पहला चुनाव आपने लड़ा है, मुझे अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ चीज ही मिलेगी। आपका पहला चुनाव है, यहाँ सैकड़ों चुनाव लड़के जीते भी हैं, हारे भी हैं, इसलिए आप बार बार ये मत कहिए। आप सबसे पहले मेरी बात कांग्रेस का सुन सुपड़ा लीजिए। साफ हुआ मैंने है, आपकी बात आपका नहीं किस दिन काटी, सुपड़ा आपने साफ हो मेरी जाएगा बात क्या मत पता काटिए। लगेगा? आपको पता है कब आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा? मैंने आपकी बात नहीं काटी, आप भी मेरी बात में मत बीजिए। मेरी बातें तो काट रही हैं आप, और क्या मेरी बात ही काट रही हैं आप? मैंने बात तो नहीं भाई काटी, एंकर की आप मेरी इजाजत से बात बोल रहा मत हूं। ली, अपनी बारी। एंकर की इजाजत से मैंने बोलना शुरू किया है। ऋचा जी, आप ध्यान से सुन लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं बात क्या बोल हो रहा है एमसीडी में? क्या हो रहा है एमसीडी में? एमसीडी में पार्किंग स्कैम हो रहा है, एमसीडी में तह बाजारी स्कैम हो रहा है, एमसीडी में ये जो इनकम आती है, जो आनी चाहिए, जो आ रही है, पर अकाउंटेबिलिटी में नहीं आ रही है। अब हमने कहा कि आरती जी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जिसे आम आदमी पार्टी बार बार उठाती है, और जिन भ्रष्टाचार की बात कर रही है, जिन विषयों पर इशारा कर रही है ऋचा जी, एक मिनट, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? मनोज जी, ये आरोप पार्टी है, अराजक पार्टी है। इनसे पूछिए कि क्या दिल्ली में दिल्ली के लोगों को राशन मिल रहा है, और राशन किस तरीके से मिल रहा है। वैट के लिए दुकानदार कितना परेशान है, इंस्पेक्टर राज कितना ज्यादा हावी है कि कांग्रेस के टाइम से 4 गुना ज्यादा इनके इंस्पेक्टर इन लोगों का नाम लेके जाते हैं। इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए। इनका अभी देखिए इतना बड़ा वो स्कूटर, ऑटो स्कूटर परमिट का इतना बड़ा 932 का घोटाला हुआ। 3 छोटे ऑफिसर्स को, मैं ये मान ही नहीं सकती कि 1.25 लाख का एक लेटर ऑफ इंटेंट जो इन्होंने दिया वो इन्होंने अपने आप दे दिया। ये दूसरों की तरफ उंगली करते हैं, ये भूल जाते हैं 4 उंगलियां इनके तरफ उठ रही हैं। कहां है सीसीटीवी कैमरास, कहां है फ्री वाईफाई, कहां है मार्शल, जब आरटीजी के पास कोई जवाब नहीं होता है, कहां है इनके वादे, विषय को कहां है पलटने इन्होंने जो लगती सपने है। दिल्ली की जनता को दिखाए थे, पास जवाब पूरी नहीं तरह है, से भ्रष्ट तो आप हैं, विषय को पलट लट रहे हैं। हैं। हर रोज इनके एमएलए किसी न किसी चीज में, क्राइम में और इकोनॉमिक ऑफेंस में फंस रहे हैं। उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं। इनके जो लोग हैं ये सिर्फ दूसरों को कहना जानते हैं और बहुत आराम से ये हर चीज की उंगली दूसरों पे उठा देते हैं। अभी इनके ऊपर तो टाइम ही कितना हुआ है, और जितने बड़े बड़े घोटाले और कांड, मतलब देखिए आरती जी, एक व्यक्ति, आरती जी विषय से मत भटकिए, विषय पे रहिए। एरिया का आरती जी पिताजी विषय पे रहिए, विषय इशारा पे। किया, आप हमारी करप्शन विषय पर रहिए कृपया अपने उसमें, क्योंकि आपके पास कुछ कहने को नहीं है। आप आप हर चीज चाहिए। कर रहे हैं। मैं आपसे मैं एक बड़ा- पहले एक तो सवाल भारतीय इनसे जनता पूछना चाहता पार्टी को ये समझना चाहिए, उन्हें राशन मिल रहा है या नहीं? आप जवाब, आपके पास जवाब नहीं है इस वक्त। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछा ऋचा जी, ये मेरी सब जवाब है। आरती जी, देखिए, एक मनोज मिनट। जी, आरती जी, उन्होंने एक एक मिनट। बात कही कि आरती जी, एक मिनट। कमिश्नर्स ने कहा कि कोई ड्यू नहीं है, कि कोई ड्यू नहीं बकाया। कमिश्नर्स ने कोर्ट में लिख के दिया है कि ड्यूज बाकी हैं, इतने इतने ड्यूज। तीनों कमिश्नर ने हाई कोर्ट में लिख के एफिडेविट दिया है। ये लोग पता नहीं कौन सी बात करते हैं। देखिए, रोज मैं- गुमराह करने में आरती जी, मेरी बात सुनिए आप। ठीक कह रहे हैं, बताइए। लिखा हुआ पढ़ा होता है, उसे बोलते रहे। मैं ऋचा जी से मैंने एक सवाल पूछा था, ऋचा जी से मैंने एक सवाल पूछा था, वो आप पार्टी की प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता हैं। मैंने यह पूछा था कि दिल्ली में फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? दिल्ली का फाइनेंस कमीशन, रुकना पड़ेगा, दिल्ली का फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? दिल्ली का फाइनेंस कमीशन दिल्ली सरकार बनाती है, और दिल्ली के फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक तरीके से असेंबली का फैसला की तरह से माना जाता है। उस चीज को वहां रिपोर्ट रखी जाती है और लगभग उसको मान लिया जाता है। दिल्ली के फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आप बता दीजिए ऋचा जी, कब लागू होंगी? 3rd की कब लागू होंगी? 4th की कब लागू होंगी? आप सैलरी की बात मत कीजिए, सैलरी का समाधान अपने आप हो जाएगा। सैलरी पे क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, आप छोड़ दीजिए। जो आपका काम है वो तो पूरा करो, जबकि आप हाई कोर्ट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप 3 चीजों को एक साथ तुरंत टाइम बाउंड मैनर में लागू करें, लेकिन वो नहीं हो रही है। वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऋचा जी से इस सवाल का जवाब पूछेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद।